हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विजेंद्र सर केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखो बच्चों, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था फिजिकल केमिस्ट्री का, इसके 7 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन इसका जो 8वां लेक्चर है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही थी, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, जो पीछे 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं उनकी कंप्लीट आप नोट्स बना लीजिएगा और इनको बार बार रिकैप करते रहिए। एक वीडियो को एक साथ आपको देखना है, ये नहीं करना है कि कट कट मार के देखें, आधा आप देख लिया आधा बाद में देखना, नहीं, लगातार देखना है, नोट्स को रिकैप करते जाना है। तो अपनी कल बात चल रही थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको या अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म बात कर रहे हैं अपन। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, विलय के संगठन और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ऐसे गुणधर्मों को ही अपन क्या कहते हैं? विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये जो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये विलय के कणों की संख्या के समानुपाती और विलय का जो अणुभार होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं। अब अपन बात करते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, उन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपन डिटरमाइन करेंगे द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, विलय का मोलर मास, विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैं पीछे 2 अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसी में अपन ने क्या निकाला था, क्या डिटरमाइन करा था? विलय का मोलर मास। लास्ट में यही रिजल्ट निकला था, एक न्यूमेरिकल आपको मैंने सॉल्व करवाया था। क्लियर? दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वहां पर मैंने क्वथनांक की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी और क्वथनांक में उन्नयन के बारे में बता दिया था, ग्राफ बता दिया था, मैथमेटिकली वैल्यू क्वथनांक में उन्नयन के बी इंटू मोलरता से आपको बता दिया था। मोलर मास कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं क्लियर कर चुका हूं और उसका भी न्यूमेरिकल आप निकाल हल कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। पहली कंप्लीट हो चुकी, दूसरी आपकी कंप्लीट हो चुकी। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसको कहें अपन हिमांक में अवनमन। डेल्टा टी एफ से इसको अपन दर्शाते हैं। किससे पहले तो बात करें अपन, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे अपन? हिमांक वह ताप, ये क्या रहेगा, यह भी एक क्या रहेगा? टेम्परेचर, वह ताप जिस पर किसी द्रव एवं वाष्प अवस्थाओं का दाब समान हो जाता है, उसी ताप को क्या कहेंगे? ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। तो उसी को क्या कहेंगे अपन? द्रव का हिमांक कहते हैं। क्लियर हुई बात सभी को? अब अपन बात करते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन की, हिमांक में अवनमन।
हिमांक में अवनमन क्या होता है इसके बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे। जैसे एक बात बताऊंगा आपको, ये मान लो किसका है, कोई प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक का ये क्या है, हिमांक है, प्योर सॉल्वेंट या शुद्ध विलायक का क्या है यहाँ पर ये हिमांक, या इसको हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं अपन। अब ये दूसरे कंटेनर में अपन ने क्या ले रखा है, प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है, और इसमें क्या बोला अपन ने, नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील विलेय, और इससे क्या प्राप्त हुआ अपने को, सॉल्यूशन, या ये क्या प्राप्त हुआ अपने को, विलयन। इसका हिमांक क्या हो जाता है, इस विलयन का, इसका हिमांक क्या हो जाता है, या फ्रीजिंग पॉइंट बोले, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, या क्या हो जाता है, कम। किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में। इसे अपन क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन बोले, चाहे हिमांक में क्या बोले अपन, कमी बोले। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब किसी द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है और ये विलयन बनता है, उस विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे ही अपन क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन या कमी। तो शुद्ध विलायक की तुलना में यह कम ताप पर जमता है, या द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाता है या जमता है, क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलेय के कण हैं, क्योंकि उनकी वाष्प तो बनती नहीं है, वो क्या रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं, और वो आसानी से क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं इसकी तुलना में। तो इसे क्या कहेंगे अपन, हिमांक का अवनमन, या हिमांक में क्या कहते हैं, इसको कमी कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, हिमांक में अवनमन की, जब किसी द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलकर विलयन बनाया जाता है, तो इस विलयन का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में हिमांक की तुलना में कम हो जाता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में क्या कहेंगे इसको, अवनमन कहेंगे, या हिमांक में इसको क्या कहेंगे अपन, कमी कहेंगे। तो इसे अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं, इसे डेल्टा टीएफ द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो अपन यहां पर लिख सकते हैं, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ विलायक की तुलना में विलयन का कम हो जाता है, तो विलायक का हिमांक टीएफ नोट से दर्शा रहे हैं विलायक वाले को, और यह है विलयन का हिमांक टीएफ।
क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो ये फॉर्मूला अपने को यहां पर प्राप्त हुआ। तो ये तीन चीजें ही मैं आपको यहां पर क्लियर करवाई है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और इसका ये फॉर्मूला क्या होता है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, आरेख बनाते हैं इसका। तो अपने पास क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ, डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ। ये क्या है, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, और डेल्टा टी एफ नोट क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक। और टी एफ क्या है, विलयन का हिमांक। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब बनाते हैं अपन इसका आरेख। आरेख किस प्रकार से अपने को प्राप्त होगा उसकी बात करते हैं अपन। तो ये इसका वेपर प्रेशर, या कहेंगे इसको वाष्प दाब, मार्कर चेंज करते हैं, और ये है इसका टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में। अब देखो ज्यादा हिमांक किसका है, शुद्ध विलायक का, ताप ज्यादा है। अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसका हिमांक क्या हो जाता है, विलयन का कम, तो उसका क्या रहेगा, कम ताप। तो ये मैं लिख रहा हूं ये टी एफ, ये किसका है, शुद्ध विलायक का। क्या रहेगा ये रहेगा ज्यादा। अब इसमें अपन ने क्या बोला, अवाष्पशील विलेय, और ये विलयन बन गया, इस विलयन का है ये हिमांक। ये जो विलयन अपन ने बनाया है उस विलयन का क्या है, ये हिमांक। क्लियर। आप देख सकते हो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक क्या है, यहाँ पर कम है। यहाँ पर जैसे मैं लिखूं, एक ये आरेख है, एक ये किसके लिए है, विलायक के लिए, ये किसके लिए है, विलयन के लिए। ये बिंदु ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये बिंदु ई। अब आप देख सकते हो ये किसका हिमांक है बिंदु बी पर, शुद्ध विलायक का। तो बिंदु बी विलायक का हिमांक, हिमांक। क्लियर। यह है बिंदु डी। बताओ ये किसका हिमांक है, विलयन का हिमांक। क्लियर है बात सभी को। बिंदु बी देखो किसका, विलायक का हिमांक। बिंदु डी किसका, विलयन का हिमांक। हाँ, हिमांक में कमी कितनी हुई, इतनी, तो इसको क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ। ये क्या है, हिमांक में अवनमन। क्या हुआ, ये हिमांक में
अवनमन। एक चीज मैं यहां पर आपको बताऊंगा, जो हिमांक में अवनमन है, अवनमन क्या है, डेल्टा टी एफ वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। अवनमन के समानुपाती होता है। कैसे? जैसे डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा टी। कैसे है ये, अपन यहां पर देख सकते हैं। बताओ ये किसका हिमांक, विलायक का हिमांक। अवाष्पशील विलय घोलकर विलयन बनाया तो ये विलयन का हिमांक। तो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिक्स करने पर हिमांक में क्या आई, कमी। तो आप देख सकते हो वाष्प दाब में भी क्या आई, कमी। तो ये हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होगा, नहीं होगा। देखो ये किसका हिमांक है, बिंदु डी विलयन का हिमांक है, तो ये वाष्प दाब इसका। ये किसका है, शुद्ध विलायक का। तो हिमांक में जैसे कमी आई तो वाष्प दाब में भी कमी। तो हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात सबको क्लियर हुई। अब मैं बताऊं राउल का नियम क्या कहता है। नियम से वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती यानी वाष्प दाब में अवनमन ये विलय की क्या है, मोल भिन्न। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, डेल्टा पी। विलय की मोल भिन्न क्या होती है, पक्ष बी के क्या होता है, समानुपाती। तो सीधी सी बात है, समानुपाती ये इसके समानुपाती। तो विलय की मोल भिन्न किसके समानुपाती होगी, डेल्टा टी एफ समानुपाती एक्स बी। क्लियर हुई। इन दोनों समीकरण से ये मान प्राप्त हो जाएगा कि वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती है। राउल्ट के नियम से यहां पर अपने को पता है हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती है, तो ये डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन विलय की मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। ऐसा ही अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी पढ़ा था, डेल्टा टी एफ। आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा इजिकल टू के और ये एक्स बी। ये समीकरण अपने को प्राप्त हुआ। अब क्या करना है अपने को, एक्स बी को सोल्व करना है। एक्स बी को सोल्व करेंगे तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, एक्स बी को सोल्व करें। एक्स बी क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या क्या, विलय का भार बट्टा अणुभार होगी, नीचे विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार प्लस ये विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार। अत्यंत तनु विलयनों के लिए, अत्यंत तनु विलयनों के लिए क्या हो जाएगा, अत्यंत तनु विलयनों के लिए WA/MA ग्रेटर देन WB/MB। तो इसको क्या मान लेंगे अपन, नगण्य, नेग्लिजिबल इसको मान सकते हैं। XB इजिकल टू क्या हो जाएगा, विलय का भार बट्टे अणुभार, नीचे क्या विलायक वाला ही बचा है, W विलायक का भार बट्टे अणुभार। किसी के दिमाग में ये तो नहीं कि सर ने ये विलय का इसको नगण्य मान लिया तो ये भी नगण्य हो जाएगा, नहीं। नगण्य माना जाता है तुलनात्मक रूप से, इस विलायक की तुलना में ये है बहुत कम, तो इसी को नगण्य मानेंगे, इसको नहीं। क्लियर हुई बात सभी को। XB इजिकल टू क्या लिख सकते हैं अपन,
विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। विलायक का मोलर द्रव्यमान अणुभार बट्टे विलायक का भार। क्लियर हुई। और अक्स बी का मान, ये वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करनी है। ये वैल्यू समीकरण 1 में पुट करनी है। तो क्या समीकरण बनी अपने पास, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का मोलर मास और विलायक का भार। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के इंटू एम ए गुणा विलायक का भार, और ये क्या लिख दिया यहां पर, इसका अणुभार गुणा विलायक का भार। इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के बी इंटू विलेय का भार बट्टे अणुभार गुणा विलायक का भार। यहां पर अपन ने ये जो लिखा है के इंटू एम ए इजिकल टू के बी। के बी क्या है, मोलल क्वथनांक, सॉरी के एफ आएगा ना, ये के एफ मोलल हिमांक और नमन स्थिरांक हो जाएगा। और इसका मात्रक यूनिट वही पहले पढ़ी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, इसकी ये क्या होगी, यूनिट हो गई। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम भी लिख सकते हैं। एम क्या है, एम इजिकल टू मोलिलिटी या मोललता। क्या है, एम यहां पर मोललता है। और मोललता क्या होती है ये आप सभी जानते ही हो। एक बार मैं फिर से इसको डिस्कशन कर रहा हूं। ये फॉर्मूला सब समझ गए, ये आरेख सबको समझ में आ गया। इस आरेख में आपको दिख रहा है हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के क्या होता है, समानुपाती दिख रहा है। राउट्स लॉ क्या कहता है, वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती। जो पीछे अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा, वहां पर भी पढ़ा था ये, और ये रिलेशन आ जाता है। डेल्टा टीएफ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सॉरी सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। क्लियर। और ये क्या है, के क्या है, स्थिरांक है। के क्या है, यहां पर स्थिरांक है। अब अपन क्या करेंगे, अक्स बी को सोल्व कर लेंगे। अक्स बी को यहां पर मैंने क्या करा है, सोल्व करा है। पहले भी मैं आपको अक्स बी सोल्व करके बता चुका हूं। अक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन क्या होती है, कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स बट्टे टोटल मिक्सर के नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जिस अपन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन होती है। तो इसकी मोल भिन्न, इसके मोल बट्टे मिश्रण के कुल मोल। मोल क्या होता है, विलेय का भार, वेट अपॉन मोलर वेट, विलेय का भार बट्टे अणुभार, ये मोल निकालने का फॉर्मूला है। तो इस विलेय का भार बट्टे अणुभार, इसका विलाय का भार बट्टे अणुभार प्लस विलेय का भार बट्टे अणुभार। अत्यंत तनु विलयनों के लिए यानी मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा विलायक और विलेय क्या होगा, बहुत कम विलेय, थोड़ा सा की हो विलायक में तो वो तनु विलयन होते हैं। ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, विलेय को विलायक की तुलना में क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। बताओ, ये विलेय को विलायक की तुलना में क्या माना, नगण्य माना। ये चीज क्लियर है आप सभी को। अब देखो ये फॉर्मूला, इसको उल्टा करके लिखने पर ये अपने को, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ना, ये समीकरण अपने को प्राप्त हुई। अक्स बी की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे। ये थी अपनी समीकरण 1।
ये यहाँ पर x b की वैल्यू अपन ने पुट कर दी है। इसके साथ में अपन किसको लिख सकते हैं, विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है इसको गुणा करके लिखा, ये वही लिखा अपन ने। और ये क्या है kf, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया kf। kf क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या होता है इसका मात्रक, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। इससे भी बता चुका था हम आपको, केबी का बताया था, वही सेम यूनिट यहां पर है। और फिर मैंने लिखा डेल्टा टीएफ इजिकल टू केएफ इनटू एम। एम क्या है यहां पर, मोलिलिटी। ये चीज क्लियर है सभी को। अब आगे मैं सोल्व कर देता हूं। अब देखो m इजिकल टू क्या होता है, विलेय का भार बट्टे अणुभार। इसी को ऊपर सोल्व करा है मैंने, इसी को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं, इनटू विलेय का भार। ये किसमें, ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग और ये 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या m की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू विलेय का भार बट्टे अणुभार गुणा 1000 बट्टे विलेय का भार। किसमें है ये, ग्राम में। क्या ज्ञात करना है, विलेय का अणुभार ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना। अणुभार मतलब क्या ज्ञात करना अपने को, mb। तो mb को यहां पर, इसको यहां पर, क्या हो जाएगा mb इजिकल टू kf अपॉन डेल्टा tf इंटू विलेय का भार, ये तो चला गया इधर, ये विलेय का भार, ये ग्राम में गुणा क्या हो जाएगा 1000। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। क्या ज्ञात हो जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान। यहां पर क्या है, mb क्या है, विलेय का मोलर मास या आणविक द्रव्यमान। kf क्या है, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। W क्या है, W भी विलेय का भार। WA क्या है, विलायक का भार। ये सबको क्लियर हुआ। इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक राशि जब नहीं दी हुई हो और जब दी हुई हो तो उस एक अननोन राशि की अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज सभी को। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। एक बार इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसको अपने नोट्स में पुट कर सकते हो या नोट्स में उतार सकते हो। क्लियर है, इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल की। ये अपने पास फाइनली फॉर्मूला आया है। जैसे क्वेश्चन है 25.6 ग्राम सल्फर को
1000 ग्राम बेंजीन में घोला गया है या ग्राम नेफ्थलीन में घोला है, या नेफ्थलीन में घोलकर जो विलयन बनाया, नेफ्थलीन में घोलकर बनाए गए विलयन का हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन इसके हिमांक में अवनमन है 0.68 केल्विन, केल्विन है। सल्फर का क्या ज्ञात करना है? सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करना है। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। और यहां पर अपन को सल्फर के लिए केएफ का, नेफ्थलीन के केएफ का मान दे रखा है केएफ का मान है 6.8 किलोग्राम, सॉरी केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब इसको अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे इसको? फॉर्मूला क्या है अपने पास? ये फॉर्मूला पड़ा है, क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार WB कितना है? 25.6 ग्राम। विलायक का भार WA कितना है? 1000 ग्राम। हिमांक में अवनमन डेल्टा TF कितना है? 0.68 के। और KF का मान नेफ्थलीन के लिए कितना दे रखा है? 6.8 किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। क्या ज्ञात करना है? पहले MB ज्ञात करो इसका, कितना आएगा MB? KF का मान कितना है? 6.8। डेल्टा TF का मान कितना है? 0.68 गुणा विलेय का भार, विलेय का भार कितना दे रखा है? 25.6 और विलेय का भार कितना दे रखा है? 1000 गुणा 1000। तो ये मान अपने को कितना प्राप्त होगा? ये मान अपन यहाँ पर निकालेंगे। तो इसको सोल्व करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और MB इजिकल टू 6.8 बटे 0.6 इंटू 26.6। तो आप जानते हो ये इसका दशमलव हटाकर इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना मान यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा? ये सॉरी अपन ने 25.6 लिखा था, ये 25.6, तो इसको कितना लिखेंगे? 25.6। तो इसको सोल्व करने पर अपने को ये मान प्राप्त होगा 256 ग्राम। कैसे सोल्व कर सकते हो? ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर दो, गुणा 100, और ये हटाने के लिए नीचे 10 से कर दो। तो ये क्या हो गए? दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर ऊपर कितना बच गया? गुणा क्या हो जाएगा? 10, और गुणा 10 होने पर ये दशमलव हट जाएगा, 256 बचेगा, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। अब ये अपने पास क्या आ गया? MB का मान आ गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? विलेय का अणुसूत्र, अणुसूत्र या सल्फर का अणुसूत्र। सल्फर का क्या ज्ञात करना है अपने को? अणुसूत्र अपन मानते हैं, माना सल्फर का अणुसूत्र SX है। कितना है? SX। अतः अणुभार कितना हो जाएगा? S गुणा X बराबर 256। ये अपन ने ज्ञात करा है सल्फर का अणुभार। सल्फर का ये कितना होता है? 32।
तो 32 गुणा x बराबर 256, x बराबर 256 बट्टे 32 कितना आ गया 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा इसका S8। तो ये न्यूमेरिकल आपकी बुक में भी दे रखा है, ये मैंने आपको क्या करवा दिया है सोल्व भी करवा दिया है। ये एक स्टेप आगे और चला जाता है, यहाँ पर अणुभार अपने को ज्ञात हो गया और फिर अपने को क्या ज्ञात करना है अणुसूत्र। तो सल्फर का अणुसूत्र अपन क्या मान सकते हैं Sx मान सकते हैं। तो अणुभार क्या हो जाएगा इसका भार x इंटू S बराबर ये 256 अपने को प्राप्त हुआ, यहाँ से x की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं और ये x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर हुई। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है वाट हाफने। वाट हाफने के एवं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के मध्य निम्न संबंध दिया, के मध्य संबंध क्या हो जाएगा के एफ बराबर एम आर टी बी स्क्वायर सॉरी टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वाष्पन गुणा 1000 क्या है जानते हो सभी। विलायक का अणुभार क्या है गैस स्थिरांक है, ये क्या है विलायक का हिमांक है, ये क्या है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज अपन ने डिस्कशन कर लिया थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको घर जाके सभी सोल्व करोगे, पढ़ोगे, सभी लेक्चर को ध्यान से पढ़ना है, याद करना है। आज की क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अपन बात करेंगे जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।